जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी की साइंस की क्लास में। आपको हमारी ये सीरीज कैसी चल रही है, कैसी लग रही है आपको? चल तो बेहतरीन ही रही है, लेकिन आप लोगों को कैसी लग रही है अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो? ठीक है, जो हमारी ये जो एनसीईआरटी सीरीज है, एक बेहतरीन सीरीज है, ज़बरदस्त सीरीज है। अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं, हमारी ये सीरीज लगभग 20 से 25 दिन के अंदर और ख़त्म हो जाएगी। इनके मान के चलो 5 या 10 अगस्त के आसपास में ख़त्म हो जाएगी। फिर हम PYQ स्टार्ट करेंगे। 15/15 नंबर वाली हमारी सीरीज, आज हमारी ये क्लास नंबर 13 है। डेली आपको सुबह हरियाणा जीके की सुबह आपको क्लास 7 बजे देखने को मिलती है, जीके जीएस की सुबह 11 बजे, साइंस की आपको डेली दोपहर को, मैथ की आपको डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास देखने को मिलती है। सभी क्लासेज को आपको ज्वाइन करना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है। अगर आपने पहले वाला सिलेबस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट चेक कर लें, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 230 रुपीज़ में हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन आज का हमारा आपके सामने, जो खमीर जो होता है, ईस्ट जो होता है, वो बोला कि एक यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और दैट कैन मल्टीप्लाई थ्रू बडिंग, और जो मुकुलन के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, वे किस जगत से संबंधित हैं? टू विच किंगडम, वो कौन से जगत से आते हैं? तो खमीर की बात हो रही है यहाँ पे। खमीर पूछा गया है कि जो खमीर है वो कौन से जगत से यहाँ पे आते हैं। तो प्रोटिस्टा, कवक, पादप या जंतु, कल आपको होमवर्क के रूप में भी दिया था मैंने ये क्वेश्चन। तो कौन से जगत के अंदर आते हैं? कवक के अंतर्गत आते हैं, यानी कि फंगस के अंतर्गत आते हैं। राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, और हम पहले ईस्ट के बारे में जो पढ़ चुके हैं कि जो खमीर होते हैं, ईस्ट होते हैं, जो आपको केवल माइक्रोस्कोप के माध्यम से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, और इनके अंदर एडिक्वेट न्यूट्रिशन के द्वारा जो है ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। कुछ ही घंटों के अंदर ये ऐसे बनते रहते हैं, और एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, और फंगस होता है ये। तो राइट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, फंजाई तंतुमय शैवाल किसके द्वारा गुणन करते हैं? फंगी, फिलामेंटस, एल्गे, लेट्स मल्टीप्लाई बाय, किसके द्वारा? अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा, बाय असेक्सुअल स्पोर्स। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, हमने पढ़ा कि जो फंगी है, ब्रेड जो होता है, आपने डबल रोटी देखी होगी, डबल रोटी के ऊपर बहुत फंगी लगा हुआ अगर आपने देखा हो। ठीक है, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में बीजाणु से ये कवक उग जाते हैं। डबल रोटी पर रुई जैसा एक जाल बन जाता है, यही बीजाणु होते हैं, और ये वायु के अंदर आपको तैरते हुए मिलेंगे। ये बहुत हल्के होते हैं और बहुत लंबी दूरी तक ये जा सकते हैं, बहुत लंबी दूरी तक ये जा सकते हैं। और जो स्पोर्स जो होते हैं, जो बीजाणु होते हैं, और रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यानी कि अलैंगिक जनन ही करते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन ही करते हैं। और जो प्रत्येक जो बीजाणु है, जो स्पोर है, वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के द्वारा एक निम्न आर्द्रता, उच्च ताप वाली परिस्थितियों को भी झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका हुआ रहता है। यानी कि वो ज्यादा टेम्परेचर को भी झेल सकते हैं और ज्यादा नमी को भी वो झेल सकते हैं। इसके लिए उनके शरीर के ऊपर एक आवरण ढका रहता है, यानी कि एक कठोर टाइप का। तो बाय असेक्सुअल स्पोर, फंजाई तंतुमय शैवाल किसके द्वारा गुणन करते हैं? बाय असेक्सुअल स्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास और फर्न जैसे पौधे में जनन कैसे होता है? बीजाणु के द्वारा जनन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। स्पोर क्या रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली होते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन। और मैंने आपको बताया कठोर आवरण से ढका हुआ होता है इनका शरीर, इसलिए लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं।
और अनुकूल परिस्थितियों के अंदर भी, अंडर फेवरेबल कंडीशन भी, जो स्पोर हैं वो जर्मिनेट्स होते रहते हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते रहते हैं। ठीक है, तो मास फर्न जैसे पौधों में जनन जो है वो कैसे होता है? स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? जिनके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है द्विलिंगी पुष्प, सॉरी द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर इनको आप बोलते हैं। ठीक है भाई, ऐसे पुष्प, ऐसे फूल जिनके अंदर या तो केवल पुंकेसर, यानी कि जिसको आप स्टेमन्स बोलते हैं या पिस्टिल्स बोलते हैं, जिनके अंदर या तो पुंकेसर या केवल स्त्री केसर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको यूनिसेक्सुअल। जिनके अंदर केवल एक होता है, या तो पुंकेसर या स्त्री केसर, उसको एक लिंगी पुष्प कहा जाते हैं। जिसके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं उनको द्विलिंगी कहा जाता है। ठीक है, उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, पौधे का जनन अंग क्या होता है? पौधे का जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट, पत्तियां, पुष्प, तना या जड़? तो राइट ऑप्शन रहेगा पुष्प, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो फ्लावर्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं किसके? प्लांट्स के। स्टेमन्स आर दी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड द पिसल्स इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं किसी भी फूल के। नेक्स्ट, इनमें से पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और सही स्टेटमेंट बताइए। स्टेमन रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाइल पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी मैंने आपको बताया पुंकेसर नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्त्री केसर मादा प्रजनन अंग का। पहला सही है। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर होता है उभयलिंगी कहलाते हैं। फ्लावर इन विच आइदर ओनली स्टेमन्स और ओनली पिस्टिल्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये गलत है भाई। जिनके अंदर या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा उनको यूनिसेक्सुअल बोला जाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी पुष्प बोला जाएगा, उनको उभयलिंगी नहीं बोला जाएगा। ये गलत हो जाएगा। मक्का यानी कि मेज, पपीता, पपाया एंड ककड़ी के अंदर कुकुम्बर प्लांट्स या खीरे के जो पौधे होते हैं वो एक लिंगी पुष्प होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधे में द्विलिंगी होते हैं। ये भाई क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो पपाया का जो पेड़ होता है, पौधा जो होता है, वो एक लिंगी होता है कि द्विलिंगी, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? तो मेरे दोस्तों यूनिसेक्सुअल होता है, मक्का, पपीता और ककड़ी, खीरे। जबकि सरसों, गुलाब का फूल, पिटूनिया, इनके जो पौधे होते हैं द्विलिंगी पुष्प होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट पहली और तीसरी सही है, सेकंड स्टेटमेंट इसके अंदर क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, पराग कोश के अंदर क्या होता है? पराग कोश में व्हाट डज द एंथर कंटेन? एंथर, पराग कोश के अंदर क्या होता है? परागकण होता है। पराग कोश के अंदर क्या होता है? परागकण होता है, यानी कि पोलन होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स, क्या बोलते हैं इसको? पोलन ग्रेन्स। और ये क्या बनाते हैं? नर युग्मक बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या बनाते हैं? नर युग्मक इनके द्वारा बनाया जाता है, नर युग्मक। पोलन, पराग कोश में क्या होता है? एंथर में पोलन होता है, परागकण होते हैं। नेक्स्ट, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष की चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसा कर रखता है? देखो यहाँ पे मैं एक फूल बना रहा हूं। देखो, अगर मैं एक फूल बना रहा हूं यहाँ पे आपके लिए, लेकिन इस फूल को आपको घर पे नहीं लेके जाना है, यहीं पे देखना है। ठीक है, ये फूल हो गया और इसके अंदर एक फूल के अंदर एक ऐसे बीच में ऐसे डंडी सी रहेगी, अगर आपने देखी हो तो, और बीच में भी फूल में ऐसे एक डंडी रहती है।
ठीक है, सबसे पहले हम इसको क्या बोलेंगे, वर्तिकागर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्तिकागर। पुष्प का कौन सा भाग होता है, ये वर्तिकागर होता है। ठीक है, और एक भाग होता है परागकोश। पराग कौन कौन सा ये भाग होता है, परागकोश, और इधर वाला भी परागकोश, परागकोश, परागकोश। ठीक है, और जैसे यहाँ पे दूसरा अगर कोई भी फूल है, दूसरा फूल अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, तो दूसरा अगर यहाँ पे कोई फूल है और इसका जो परागकोश है और इसी भी फूल का ये वर्तिकागर है। ठीक है, तो इस फूल का परागकोश और इस फूल का परागकोश ये किसके माध्यम से, परागकण के माध्यम से एक दूसरे पर जाते हैं, परागकण के माध्यम से। ठीक है, तो पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष की चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसा कर रखता है। भाई पराग को फंसाने का काम बीच वाला हिस्सा करता है, यानी कि वर्तिकागर करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई कीट है, कोई भी चींटी है, कोई भी मक्खी है, जब किसी एक फूल के ऊपर बैठती है, ठीक है, और जब वो अन्य फूल के ऊपर जाती है तो उस फूल के वर्तिकागर पर कुछ क्या गिर जाते हैं, दूसरे फूल के परागकण गिर जाते हैं, और परागकणों का परागकोश से फूल के वर्तिकागर पर स्थानांतरण होना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। फिर दोबारा से बता रहा हूं, जब कोई कीट एक फूल पर बैठा और जब वो दूसरे फूल के ऊपर बैठता है, व्हेन इंसेक्ट लैंड ऑन अनदर फ्लावर ऑफ सेम टाइप सम पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन फ्लावर स्टिग्मा। स्टिग्मा बोलते हैं वर्तिकागर, आप इसको बोल सकते हैं स्टिग्मा, यहाँ पे टिश्यू लिखा है, वैसे आप स्टिग्मा बोलेंगे इसको। वर्तिकागर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टिग्मा बोलेंगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर द फ्लावर स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, परागण बोलेंगे। हिंदी में अगर मैं बात करूं, पुष्प के वर्तिकागर पर कुछ परागकण गिर जाते हैं और परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकागर पर स्टिग्मा के ऊपर गिरना, स्थानांतरण कराना पोलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पुष्प वाला क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। स्त्री केसर में वर्तिकागर, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, बिल्कुल सही है। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। द ओवरी कंटेन्स वन और मोर ओवल्स, ये भी सही है। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। द फीमेल जेमिट और एग इज फॉर्म्ड इन द ओवल, ये भी सही है। अलैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मज बनता है। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ये इसके अंदर गलत कथन हो जाएगा। यानी कि इसने बोला है कि जो मादा युग्मक और अंड का निर्माण बीजांड के अंदर होता है, ये जो चीजें हैं नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मज बनता है। द जाइगोट, जिसको आप बोलते हैं युग्मज, जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, लेकिन ये अलैंगिक जनन में नहीं होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, यानी कि लैंगिक जनन के अंदर ये प्रक्रिया होती है, अलैंगिक में नहीं होती है। तो डी ऑप्शन इसके अंदर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। चलिए, कथनों पर विचार कीजिए और भाई कथनों का आंसर दीजिए और सही कथन बताना है। पहला क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन्स generally have a tough protective covering that prevents them from drying out, protects from। पराग कणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है।
पराग कणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतर परागण कहलाता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। दोनों के दोनों बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। और पौधों के ऊपर ये जो है, जो परागकण क्या होते हैं, हल्के होते हैं। परागकण यानी कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ये वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से बहाकर ले जाए जा सकते हैं। फूलों पर बैठने वाले जो कीट हैं, इंसेक्ट हैं, उनके शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं और वो जब दूसरे फूल के ऊपर जाकर बैठते हैं तो दूसरे फूल के जो जिस पे वो बैठे थे वही परागकण दूसरे फूल के ऊपर चले जाते हैं, पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट बताइए, कथनों पर विचार कीजिए और आंसर दीजिए कि कौन सा कथन इसके अंदर सही है। परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। देखो यहां से भाई, फूल के मैंने हिस्से बताए, परागकण आपको बताया, परागकोश बताया। जैसे कोई कीट बैठा है एक फूल के ऊपर, जब उसी फूल के परागकण उसी फूल के ऊपर गिरते हैं तो उसको स्वपरागण कहा जाता है, सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है, ठीक है। पुष्प के परागण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्ती होते हैं, उसे परपरागण कहते हैं। वन पोलन ग्रेन फ्रॉम ए फ्लावर फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। सही है भाई, मैंने आपको बता दिया, जब परागकण एक पौधे के परागकण उसी के ऊपर गिरते हैं तो उसको सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं, और जब पोलन ग्रेन जो है, परागकण है, उसी पौधे के किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, उनसे परपरागण कहते हैं, उसको क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, कोई भी स्टेटमेंट इसके अंदर गलत स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट बताइए, पूछा गया है कि नर एवं मादा युग्मक के युग्मन द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाती है। यही क्वेश्चन है, ठीक है। नर एवं मादा युग्मक के युग्मन द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाती, युग्मनज कहलाती है, यानी कि जाइगोट कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पुंकेसर में परागकश, परागकोश और तंतु दो चीजें होती हैं, क्या आप उनको पहचान सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, और जो परागकोश के अंदर जो परागकण होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो नर युग्मक बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका होती है, अंडाशय होते हैं, अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर मैं, इंग्लिश में अगर मैं बात करूं यही क्वेश्चन की, भाई जो एंथर जो होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? एंथर, एंथर जो होते हैं स्त्री केसर में, पोलन which produce male gametes, pistil consist of stigma, style and ovary, ovary contains one or more ovules, the female gametes और egg। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसको युग्मज बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित पादपों को बीजों के प्रकरण से क्या क्या लाभ होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स गेट देयर नेम बाय डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। यहां से पूछा गया है, एक ही प्रकार के पौधे के नवोदितों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की भावना होती है। परकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित करने में सहायक होता है, नए आवासों के अधिग्रहण में सहायता करता है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का परिकीर्णन केवल पवन द्वारा होता है, ठीक है। तो इसमें से आपको राइट ऑप्शन, यह असत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसमें से गलत कथन कौन सा होगा मेरे दोस्तों? आपका गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चौथा कथन इसके अंदर गलत है। क्यों? देखो,
जब किसी के पौधे के, नवविधों का मतलब यहाँ पे क्या है, नवविधों का मतलब है नए उगे हुए पौधे। किसी पौधे से जब नए पौधे उगते हैं तो उनके बीच में धूप, जल, खनिज, उनके लिए आपस में क्या होती है, गंभीर स्पर्धा होती है। ठीक है। पादपों को बीजों के प्रकरण से लाभ होता है। पादपों को, पौधों को बीजों के प्रकरण से लाभ होता है। इसमें एक ही प्रकार के पौधे के सूर्य के प्रकाश, जल, खनिज के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है। नए आवासों के अधिग्रहण में सहायता करता है। तो तीनों स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। अगर मैं इंग्लिश के अंदर बात करूं, इंग्लिश के अंदर इनको पढ़ूं, देयर वुड बी इंटेंस कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस अमंग द प्लांट सीडलिंग। सीडलिंग मीन्स न्यूली ग्रोन जो प्लांट्स होते हैं, लेकिन प्रोबेबली इनमें से नन ऑफ देम वुड डेवलप इनटू ए हेल्दी प्लांट। प्लांट बेनिफिट फ्रॉम सीड डिस्पर्जल। दिस रिड्यूसेस लाइकहुड ऑफ कंपटीशन ऑफ सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसके अंदर बी कथन सही, बी कथन इसके अंदर गलत है। कथन नंबर 4 सॉरी गलत है और बाकी इसके अंदर सही है। थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चन आपको। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करनी है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स इनटू ए फ्रूट। निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, सही है। सीड्स डेवलप फ्रॉम ओवल्स। बीजांड से बीज विकसित होते हैं, ये भी सही है। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रो विच इज एनक्लोज्ड विद इन ए प्रोटेक्टिव सीड कोट। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा भाई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, बीजों का प्रकीर्णन। प्रकृति में बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखरना बीज प्रकीर्णन कहलाता है। बीज प्रकीर्णन निम्नलिखित विधियों के द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन पूछा है, पहले हम इंग्लिश के अंदर पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है। सीड डिस्पर्जल, बीजों का प्रकीर्णन। द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन नेचर इज कॉल्ड सीड डिस्पर्जल। बीज प्रकीर्णन कहलाता है। सीड डिस्पर्जल ऑकर बाय द फॉलोइंग मेथड। भाई जो बीज प्रकीर्णन की जो विधि है वो किस मेथड से होती है, बाय एयर, बाय वाटर, बाय एनिमल्स या फ्रूट बर्स्टिंग। पढ़ेंगे सभी के सभी। बाय एयर, सम लाइट हेरी सीड्स लाइक दोज ऑफ आक, आक के ट्री जो होते हैं, सनफ्लावर, ड्रमस्टिक एंड मैपल आर लाइट इन वेट एंड हेंस गेट स्प्रेड फार एंड वाइड विद द ब्लोइंग एयर। ये क्या बोल रहे हैं कि जो वायु के द्वारा कुछ हल्के जो बीज हैं, जैसे आक का बीज है, सूरजमुखी का है, ड्रमस्टिक का है, मैपिल जिसको दवी फल बोलते हैं, उनके बीज हल्के होने के कारण बहती वायु के साथ दूर दूर तक फैले होते हैं। बिल्कुल सही है भाई, वायु उनको उड़ा के लेके जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट बोला बाय वाटर, फ्रूट्स हुज कवरिंग ए स्पॉन्जी एंड फाइब्रस दे फ्लोट इन वाटर एंड रीच फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लाइक कोकोनट। जल के द्वारा जिन फलों का आवरण स्पंजी होता है और फाइब्रस यानी कि तंतुमय होता है, वे जल में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा नारियल डूबता नहीं है, डूबता नहीं है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बाय वाटर वो चला जाता है, उसको भी सीड डिस्पर्जल बोलेंगे। ठीक है। बीज का प्रकीर्णन। बाय एनिमल्स, सम थोर्नी सीड्स हैविंग हुक लाइक स्ट्रक्चर गेट स्टक इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स and animal disperse them to far off places like urena and xanthium। जंतुओं के द्वारा कुछ कांटेदार बीज जिसके अंदर हुक जैसी संरचना होती है, वो क्या करते हो, जंतुओं के शरीर में चिपक जाते, एनिमल के शरीर में चिपक जाते हैं और वही जंतु उन्हें दूर स्थानों पर ले जाकर बिखेर देते हैं अपने मल के माध्यम से, जैसे यूरेना एंड जेंथियम के प्लांट्स हैं। ये भी सही है। फ्रूट बर्स्टिंग यानी कि फलों के फटने से, बर्स्टिंग का मतलब फटना। कैस्टर एंड
balsam, castor and balsam fruits burst with a sharp shock, dispersing the seeds. The seeds fall away from the parent plant. फलों के फटने से एरंड, कैरेट, कैस्टर जिसको बोलते हैं, और बालसस के फल जो है तेज झटके के साथ में फट जाते हैं और इनमें जो बीज जो होता है उसका परिकिरण हो जाता है, उसका डिस्पर्जल हो जाता है और बीज जो है वो उनके पौधे से दूर जाकर गिरते हैं और उनसे पौधा उग जाता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो सीड डिस्पर्जल कहलाएंगी। सीड डिस्पर्जल सभी की सभी स्टेटमेंट के माध्यम से हो सकता है। हिंदी वाले एक बार हिंदी में देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट बताइए भाई, एक सरल लोलक की गति क्या होती है? मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इट ऑक्योर्स। आवृत्ति गति होती है। क्या होती है? आवृत्ति गति, यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन या पीरियोडिक मोशन या सर्कुलर मोशन या रोटेशनल। भाई पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन किसको बोलते हैं? द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सीधा हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, पीरियोडिक भी हो सकता है। ठीक है, और यही तीन टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो सर्क लोलक की गति भाई सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन, पीरियोडिक। तो कैसी गति है? उसका मोशन है पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, दौड़ते समय हाथ आगे पीछे चलते हैं और एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराते हैं, ऐसा क्यों? यह एक कैसी गति है? भाई जैसे आप चलते हो, आपके हाथ आगे पीछे आगे जाएंगे, पहले उसी पोजीशन पर आएंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे आने के लिए पहले उसी पोजीशन पर आएंगे, फिर आगे जाएंगे। ठीक है, तो उसको किस प्रकार की गति बोलेंगे? उसको ऑस्किलेटरी मोशन बोलेंगे, उसको दोलन गति बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गलत कथन बताना है कौन सा है। If the speed of an object moving along a straight line, the speed of an object keeps changing, then speed of that object is said to be constant। ये तो बिल्कुल गलत है भाई। भाई जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड में है और सीधी लाइन के अंदर स्पीड के अंदर जा रहा है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड अगर चेंज होती रहती है तो स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज से भी कांस्टेंट थोड़ी बोलेंगे, उसको स्थिर थोड़ी बोलेंगे, उसको तो हम क्या बोलेंगे भी? परिवर्तित होती रहती है। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, चेंजिंग बोलेंगे। भाई चेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहती, बदलाव होता रहता है। तो पहला कथन इसके अंदर गलत रहेगा। भाई कोई जब ऑब्जेक्ट मोशन में है, गति में है, सीधी गति में हो, तो उसकी स्पीड में अगर चेंज होता रहता है तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट थोड़ी रहेगा, ऑब्जेक्ट तो मोशन में रहेगा, गति चेंज होती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं? किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। ठीक है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्पीड इज यूनिफॉर्म इज कॉल्ड स्पीड। बिल्कुल सही है भाई। जब कोई ऑब्जेक्ट समान गति से एक सीधी रेखा के अंदर भाई अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे, उसको एक समान गति बोलेंगे। ठीक है, और यही उसकी औसत चाल है, वास्तविक चाल उसकी वही है। तो केवल और केवल पहली स्टेटमेंट इसके अंदर गलत है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको भाई आंसर देना है। ठीक है, चलिए इसके अंदर बोला गया है कि धातु के गोले को लोलक का गोलक कहा जाता है। गलत कथन बताना है। द मेटल स्फीयर इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। आपने पेंडुलम देखा है, और पेंडुलम का नीचे वाला बॉब जो होता है वो मेटल स्फीयर होता है। स्फीयर एक गोले का आकार का होता है, मेटल होता है उसमें। बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट, कोई दिक्कत नहीं। ए वेल नोन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन इज द सिंपल पेंडुलम। शुरू में ही बताया था पहले ही क्वेश्चन में।
ठीक है। एक जो सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है, मोशन जो होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है, आवृत्ति गति होती है। ठीक है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर सही है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। लेकिन इसने पूछा है गलत कथन कौन सा, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अबव इज ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट पूछा गया है कि जो क्वार्ट्ज क्लॉक है, क्वार्ट्ज जो घड़ी है, आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। मोस्ट क्लॉक टुडे हैव इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ वन और टू सेल। दीज क्लॉक्स आर कॉल्ड क्वार्ट्ज क्लॉक्स। ठीक है, दे मेजर टाइम मोर एक्यूरेटली देन प्रीवियसली अवेलेबल क्लॉक्स। ये बिल्कुल सही है। आजकल क्वार्ट्ज घड़ियों का यूज किया जा रहा है, यानी कि पहले एक सेल वाली आती थी, अभी ज्यादातर दो सेल वाली घड़ियां आती हैं, उसको क्वार्ट्ज घड़ी बोला जाता है। और इनके द्वारा जो समय मापा जाता है वो पहले जो घड़ी उपलब्ध होती थी उनके द्वारा मापे गए समय से ज्यादा यथार्थ यानी कि प्रीवियसली एक्यूरेटली होता है, एक्यूरेट होता है। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। टू मेजर द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वी विल नीड ए स्टॉप वॉच। बिल्कुल सही है, हमें स्टॉप वॉच की जरूरत होगी भाई। ठीक है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल, चाल किसके अंदर मापी जाती है? मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में। देखिए बहुत बार आप बोलोगे सर हम चाल तो किलोमीटर पर आवर में भी मापते हैं, जब आप स्कूटर पे चलते हैं, गाड़ी पे चलते हैं। ठीक है, लेकिन खुद की चाल को आप मीटर पर सेकंड में ही मापते हैं, मीटर पर सेकंड। तो मूल मात्रक पूछा गया है, बेसिक यूनिट पूछा गया है। अगर किलोमीटर पर आवर दिया गया है और मीटर पर सेकंड दिया गया है तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? मीटर पर सेकंड रहेगा, मीटर पर सेकंड रहेगा। ठीक है, लेकिन कुछ जगह आप वाहनों की गति मापने के लिए आप किलोमीटर पर आवर का प्रयोग करते हो। ठीक है, वाहन की गति मापने वाले मीटर को क्या कहा जाता है? वाहन की गति मापने वाले मीटर को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। किलोमीटर पर आवर के अंदर ही इसकी चाल ज्ञात की जाती है, वाहन की गति किलोमीटर पर आवर, उसको आप स्पीडोमीटर बोलते हैं, चाल मापी बोलते हैं। नेक्स्ट बताइए, ओडोमीटर क्या मापता है भाई? ओडोमीटर, ठीक है, एक मापक प्रणाली जो किसी वाहन की तत्कालीन गति को मापता और प्रदर्शित करता है। गलत। A metering system that measure and display the instantaneous speed of a vehicle. The instrument used to measure the distance traveled by vehicle such as a bicycle और कार। ये सही है। एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग किसी वाहन जैसे कि साइकिल, कार के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इसके अंदर सही है, ओडोमीटर यही काम करता है। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेट्रोलॉजी टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मौसम विज्ञान के द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट क्या ओडोमीटर यूज किया जाता? नहीं भाई, वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? चाल बराबर दूरी गुणा समय। गलत है, दूरी होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। ठीक है, दूरी बराबर है चाल गुणा समय। दूरी कैसे निकालोगे? कितनी चाल आपने चली और कितने समय तक आप चले, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहाँ से आप चाल भी निकाल सकते हो। चाल क्या आ जाएगी भाई? चाल आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बाय समय। तो सेकंड इसके अंदर सही आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, सेकंड इसके अंदर सही रहेगा, बाकी इसके अंदर गलत है। नेक्स्ट बताइए, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक होता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है उसकी स्पीड के अंदर चेंज नहीं हो रहा है भाई, उसकी स्पीड के अंदर चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट एक नियमित गति से वो मूव कर रही है। ठीक है, तो उसका ग्राफ क्या होता है? पॉइंट, सर्कल या स्ट्रेट लाइन या कर्व। इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना है। ठीक है, बेहतरीन लगी हो तो लाइक कर दिया करो, नहीं लगती हो तो मेरे दोस्तों शेयर कर दिया करो फिर। ठीक है, तो शेयर लाइक तो करना ही है आपको, लेकिन मेरा बेस्ट दिया जा रहा है आपको। और ये सीरीज आपके लिए रामबाण होगी, बार बार फिर बोलता हूँ। डेली ये सभी क्लासेस का टाइमिंग है, आपको ज्वाइन करते रहना है।
और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। 230 रुपीज उसका प्राइस रहेगा। और प्लेलिस्ट चेक कर लें, अगर आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करना है, पहले वाली क्लासेज अगर आपकी छूट गई है तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।